इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी देखेंगे किस प्रकार से सर्किल के क्वेश्चन को डील किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले फंडामेंटल जो रूल्स हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं सर्किल से रिलेटेड, जो किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को जानकारी लेना ही चाहिए। अब सबसे छोटे स्तर के स्टूडेंट्स अगर बात करें जैसे 6 क्लास 7 क्लास, तो फ्रॉम 6 क्लास से ही सभी स्टूडेंट्स को जो है सर्किल से रिलेटेड जो ऐसे क्वेश्चन उनको भेंट होना लगता है। तो 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10 आगे भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी भाई हैं उनको भी ये काम आता है कॉन्सेप्ट। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से सर्किल के पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं जीरो टू हीरो एट सर्किल फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स। देखिए सर्किल, सबसे पहले आप बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से एक सर्किल ड्रॉ करना सीखिए। आप अपने कॉपी पर एक ढंग से सर्किल बनाया करो। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर्किल जब ड्रॉ करते हैं तो ये एक प्रकार का एक प्लेन शेप है। जैसे एक ट्रायंगल एक शेप है समतल में, एक आयत एक शेप है समतल में, सेम उसी तरह से सर्किल भी एक शेप है किसी समतल में। ठीक है, प्लेन फिगर। अब जो ऐसे इस प्लेन फिगर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं उसको देखते हैं। तो ये राउंड है जो कि कर्व लाइन से बना हुआ है, किससे? वक्र से, वक्र रेखा से बना हुआ। और जबकि इसमें क्या है? सीधी रेखा से बना हुआ, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ। ये भी क्लोज फिगर, ये भी क्लोज फिगर, ये भी क्लोज फिगर, बंद आकृति। लेकिन ये अंतर क्या है इन दोनों से? वक्र से बना हुआ। क्लियर है? अतः यहां पर कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा, अर्थात किसी भी प्लेस पर अगर हम बाउंड्री पर देखें तो कहीं भी कॉर्नर नहीं मिल रहा है। इसमें क्या है? कॉर्नर मिल रहा है। तो इसमें कोई एंगल नहीं होता अगर सिंपली हम एक सर्किल बनाए तो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस जो राउंड आकार के जो सर्किल है इसका जो सबसे मिड पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर। उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर कहते हैं, या हम इसको केंद्र बिंदु कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया? सबसे बीच का पॉइंट। अगर आप इसको कंपास से ड्रॉ करते हो तो कंपास को ऐसे करके रखते हो। ठीक है, ये पेंसिल वाला भाग है, तो जहां पर आपका ये अंगूठा का दिख रहा है पोजीशन, वो आपका केंद्र का भाग है ना। कंपास अगर चलाते हैं तो कंपास का वो कांटे वाला जो भाग होता है, सुई नुकीला भाग, वो यहां पर होता है। तो नुकीला भाग जो है वो कहां पर हुआ? केंद्र पर हुआ। कहां पर हुआ? केंद्र पर हुआ। ठीक है, तो जिस केंद्र के सहारे, जिस पॉइंट के सहारे हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं राउंड में, दैट्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर और केंद्र बिंदु। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद का बात होता है कि सेंटर पॉइंट से यानी केंद्र बिंदु से चारों ओर जो ये बाउंड्री दिख रहा है इसकी जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, संक्षेप में ही हम लिख करके चल रहे हैं, ज्यादा लंबा खींच के नहीं ले जाएंगे। ये केंद्र से लेकर के इस परिधि तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं? त्रिज्या बताऊंगा, चाप बताऊंगा, जीवा बताऊंगा ना, त्रिज्या खंड बताने वाला हूं। इसके बाद जो है चाप बताने वाला, चाप खंड बताने वाला हूं। इसके बाद वृत्त खंड बताने वाला हूं, है ना। इसके अलावा स्पर्श रेखा की जानकारी दूंगा। तो इतने सारे चीजें, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा ताकि पूरा का पूरा आपको मिल जाए। इवन 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हम सभी देखने वाले हैं किस प्रकार से इसके सर्किल को और भी ज्यादा हम डीप में लेकर के जाएं और कैसे हम सेंटर को आइडेंटिफाई करें, फिर रेडियस को आइडेंटिफाई करें। तो चलो एक सर्किल फिर से ड्रॉ करते हैं। और एक केंद्र हुआ, केंद्र से चले जाओ इधर की ओर, क्या हुआ भाई? रेडियस हुआ। क्या हुआ? रेडियस। इसके राउंड में किधर भी चले जाओ रेडियस हुआ, किधर भी चले जाओ रेडियस हुआ, किधर भी चले जाओ रेडियस हुआ। ध्यान यही रखना है कि बाउंड्री तक जाए। कोई यहाँ तक ऐसे करके छोड़ दे, बोले कि रेडियस हो गया, तो ये गलत हो गया। ये रेडियस नहीं है। रेडियस कहां से होगा? केंद्र से इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो एक और भी चलो एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो कि केंद्र पर का केंद्र तो ये हो गया और ये बाउंड्री पर का पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी को अगर ओ से मिलाते हैं तो ये रेडियस हो जाता है। सीधे मिलाना होगा, स्ट्रेट लाइन में मिलाना होगा। किधर भी मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू है और अगर ओ क्यू को मिला दिए, दिस इज रेडियस। हो गया, रेडियस क्लियर हुआ। इसके बाद रेडियस के बाद हम देखने वाले हैं कि इसका सरकमफ्रेंस क्या है। तो जो सरकमफ्रेंस जो होती है वो एकदम सिंपल सा चीज है। सरकमफ्रेंस के लिए आपको दिखाते हैं सिंपली। देखो, ये आपके घर में तो होगा ही, सिंपल सा, सबके घरों में बैंगल्स होता है। तो ये देख लो सिंपली, ये क्या जो चीज देख रहे हो, ये किनारा, किनारा है ना, बाउंड्री, ओनली बाउंड्री, किनारा।
तो इस किनारा भाग को ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक इसी प्रकार का बाउंड्री नुमा इसी तरह के आकृति का सर्किल नुमा एक खेत है, तो खेत के किनारे किनारे जो आरी बनाएंगे ना, आरी, वही उसका सरकमफ्रेंस हुआ, वही उसका बाउंड्री हुआ। ठीक है, और इस बाउंड्री को परिधि के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? परिधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत लोग इसको परिमाप भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, परिमाप भी होगा। लेकिन क्या होता है ना कि सर्किल के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया परिधि। अंग्रेजी में इसको जानना है तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो गया, तो सरकमफ्रेंस हो गया, या इसको बाउंड्री कह लो सर्किल का, और ये जो है परिमाप भी है, परिधि भी है, जैसे भी बोलना है बोल लो। अब चलो भाई, इस बाउंड्री के इनसाइड में मान लीजिए कि हमको ना पालक का साग लगाना है। ठीक है, मान लो कि खेत है तो हमको पालक का साग लगाना है, तो इसके किस भाग में हम पालक का साग लगाने वाले हैं? इसके क्षेत्रफल में लगाने वाला। ऐसा थोड़ी है कि बाउंड्री पर लगाया जाएगा, जब भी लगाया जाएगा तो इसके इनसाइड में लगाया जाएगा। तो इसके इनसाइड वाला जो भाग है वो क्या है? क्षेत्रफल है, पूरा भाग। इस बाउंड्री के अंदर तक जितने भी एरिया हो गए जिसमें आप खेती करते हो, कोई फसल लगाते हो, कोई धान का खेती करता है, कोई कुछ का भी खेती करे, तो ये पूरा भाग जो है वृत्त के लिए एक क्षेत्रफल का काम किया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और ये जो बाउंड्री है वो क्या कहलाया? परिधि कहलाया। क्या कहलाया? परिधि कहलाया। तो हमने देखा वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे इसको मानेंगे, क्या मानेंगे। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है। और जो जो ये पॉइंट है ना, जैसे हमने P लिखा, ये Q लिखा, यहाँ पर मान लो R लिखा, S लिखा, कुछ भी लिखा, तो इस बाउंड्री का जो भी पोजीशन आएगा, बाउंड्री पर का जो पोजीशन है वो सब क्या? परिधि पर का ही एक पॉइंट है। ठीक है, और इस परिधि पर के पॉइंट को ही जब हम केंद्र से मिला देते हैं तो त्रिज्या हो जाती है। हो गया क्लियर? अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल हम बता दिए, तो चलो एक सूत्र भी लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलते चलते आपको सूत्र भी कुछ कुछ बताते चलते हैं। अच्छा, ये परिधि हमने बताया, तो परिधि का सूत्र क्या होता है भाई? तो 2πr होता है, जिसमें आपने पाई का मान जानते होंगे, भरसक 22/7 होता है। चलो आप जान गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किस प्रकार से और भी चीजें, जैसे इसमें चाप कैसे, जीवा कैसे, व्यास कैसे, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनको देखने के लिए चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो जी, अगर हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि व्यास कौन है, व्यास कौन है ना, जीवा कौन है, तो चलो व्यास और जीवा की बात करते हैं। व्यास और जीवा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। चलो, तो एक सर्किल हमने खींचा, ठीक है, और हमने अभी कहा कि वृत्त पर कोई भी पॉइंट होगा, इसको वृत्त पर या परिधि पर बोल सकते हो। तो मान लो कि P और Q एक दो पॉइंट है, तो इस P को Q से अगर मिलाया तो ये जो PQ है वह एक प्रकार का जीवा है। क्या है? जीवा है। PQ रेखाखंड एक प्रकार का जीवा है। तो कहीं पर भी मान लीजिए कि एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है, तो इस AB को अगर हम मिला देते हैं सीधे, तो ये भी एक प्रकार का जीवा है, एक रेखाखंड बना जिसको जीवा कह रहे हैं। तो जीवा डेट मीन्स कि कहीं पर भी परिधि पर का दो पॉइंट को ले लो और ऐसे मिला दो। डेट मीन्स ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, जैसे मन करे वैसे मिला दो, जैसे मन करे वैसे मिला दो, ये सब के सब जीवा है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसको अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। जो CBSE वाले हैं समझ सकते हैं, कॉर्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड का लेंथ जो है ऐसे डिफरेंस होते रहेगा। अब उस लेंथ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको 10th क्लास में जानना है, 9th क्लास में जानना है, उस पर जरा सा एक बार हो लेते हैं। तो देखो, जीवा सेंटर ही हो गया, और जीवा एक यहाँ हमने ड्रॉ किया, फिर एक जीवा ऐसे ड्रॉ किया, फिर एक जीवा ऐसे ड्रॉ किया, फिर एक जीवा ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे जीवा ड्रॉ किया, और फिर ऐसे ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हो कि जो जीवाएं हैं वो जैसे जैसे केंद्र की ओर गई, उनका लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, लगातार वे इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये लगातार केंद्र की ओर जब जाएंगे तो उनकी साइज में बढ़ोतरी होती जाएगी। सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर की तरह लग रहा है, 5 से लग रहा है, 6, 7, 8 जो भी है, इसको लेंथ नाप करके भी आप क्लियर कर सकते हो कि धीरे धीरे क्या हुआ, असेंड ऑर्डर में बढ़ते चला जा रहा है। इससे ये अर्थ निकला कि जीवाएं जो होगी, जीवा जब केंद्र की ओर जाएगी, किस तरफ? केंद्र की ओर जाएगी, केंद्र की ओर जाएगी, केंद्र की ओर जाएगी, है ना, केंद्र की ओर जाती है, तो क्या होता है? उनका लंबाई में वृद्धि होता है, लंबाई में वृद्धि होता है। ठीक है, डैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, सोच करके देखो
ये जीवाएं केंद्र से काफी दूरी पर है, यह जीवा जो है केंद्र से ज्यादा दूरी पर है, तो ये सबसे छोटा है। और ये जीवा जो है इसे केंद्र से बहुत कम दूरी पर है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा है। ठीक है। अच्छा, वृत्त का वह जीवा जो बिल्कुल सेंटर से होकर के गुजर जाएगा, ये सबसे बड़ा जीवा होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा जीवा होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी हमने बताया था कि एक सर्किल अगर है और इस सेंटर है तो सेंटर से ऐसे खींच दो तो ये रेडियस हो गया। अब खुद से देखो, यहां पर मान लो इधर P है, इधर Q है, तो O से ही P तक खींच दिए और O से Q तक भी खींच दिए। जैसे जीवा ये हमने खींचा ना, तो इसमें जरा सा इसको फाइंड आउट करो कि क्या यहां से यहां तक में एक रेडियस नहीं है, क्या यहां से यहां तक में एक रेडियस नहीं है? तो यह जीवा एक अलग तरह का डेफिनेशन दे रहा है, दैट इज 2r। यह जीवा जो PQ है वह PQ किसके बराबर हो गया? R प्लस R के बराबर हो गया। चलो R प्लस R ही लिख दो पहले, और ये R प्लस R को क्या कहो? 2r कहो, और 2r जो है वही व्यास कहलाता है। ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वह व्यास कहलाती है। एकदम छोटी छोटी पॉइंट है, इसको अगर आप पकड़ लो तो सर्किल से रिलेटेड जो ज्योमेट्री है आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा, मेंसुरेशन में भी बहुत काम आएगा। स्पर्श रेखा से संबंधित जो आपका 10th क्लास में चैप्टर है, 9th क्लास में जो चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का, सारा एकदम क्लियर होने वाला है। इसलिए 9th 10th 7 8 सभी स्टूडेंट्स देखिए लेवल में, और जो कंपिटेटिव लेवल के हैं वो भी भाई देखिए भाई, आपको भी बहुत काम आने वाला है। सब जीरो से हीरो तक आपका कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूं। तो ये देख लो, जीवा, बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर क्वेश्चन आती है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है। और जो व्यास हुआ, ये जो व्यास हुआ वो किसके बराबर? 2r के बराबर। 2r का मतलब r प्लस r, और वही r प्लस r क्या बन गया है? PQ। तो क्लियर हो गया है। चलिए अब और हम जाते हैं और डीप लेकर के चलते हैं आपको। जीवा व्यास दोनों हमने क्लियर कर दिया। अब जीवा व्यास के बाद हम आपको बताने वाले हैं चाप, कैसे होता है चाप, और चाप को आप कैसे समझ सकते हो। चलो देखते हैं। चाप जो होता है, और चाप के बारे में आपको एक क्लियर कंसेप्ट आपको दे देता हूं। चाप लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा, इसको करना कुछ नहीं है, इसको ब्रेक कर दो। ठीक है। और ब्रेक जैसे ही करते हो तो ब्रेक करने के बाद जो होता है, ये देखो ऐसे करके ब्रेक हुआ, तो ये क्या बन गया? चाप बन गया। यानी परिधि जो है अगर 2 टुकड़े में बंटते हैं, 3 टुकड़े में बंटते हैं, 10 टुकड़े में बंटते हैं, तो जितने भी टुकड़े बन रहे हैं इस वृत्त का, जो बाउंड्री है ना, एक तरह से कहेंगे, खाली परिधि तो था, और ये जितने टुकड़े बनेंगे वो उतने चाप का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया? दैट मीन्स कि जो चाप है हमारा वह कहीं ना कहीं परिधि का ही एक टुकड़ा है। परिधि का ही छोटा टुकड़ा है या बड़ा टुकड़ा है? क्या है? परिधि का टुकड़ा है, परिधि का टुकड़ा है। ठीक है। चाहे वो जितना भी टुकड़ा, मान लीजिए कि यहां से यहां ऐसे कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया, कोई तार था गोलाकार राउंड में, उसको आपने ऐसे करके कट कर दिया। कट किया तो भाई ऊपर से एक निकल गया, फिर इधर से भी ऐसे करके निकल गया, फिर इधर से भी ऐसे करके निकल गया, ऐसे कर करके ये जो आपको बन रहा है शेप, जो ये बन रहा है, यही आपका चाप हुआ। और वही चाप कोई लघु चाप हो जाता है, कोई दीर्घ चाप होता है। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, लिखा हुआ मिलता है आपको कि लघु चाप। तो लघु चाप क्या है? मान लीजिए कि इसका नाम क्या है? AB। सपोज दैट ये लघु चाप AB है। तो लघु चाप AB को ऐसे करके सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे ऊपर की ओर कर्व बनाते हुए करना, जैसे चाप रहता है वैसे ही आकृति दे देना। तो इसको पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? लघु चाप AB, या ये नहीं भी लिखा रहेगा तो ये लघु चाप AB हो गया। ठीक है। ऐसे करके कोई भी पढ़ लेगा। ठीक है। और दीर्घ चाप क्या हुआ? तो यहां से लेकर के ऐसे घूम जाओ पूरा, ये पूरा दीर्घ चाप AB। इसका भी नाम AB है, लेकिन ये क्या है? दीर्घ है। दीर्घ मतलब क्या है? बड़ा है। नाम AB है लेकिन क्या है? ये दीर्घ है। ठीक है। तो दीर्घ चाप क्या हो गया? AB। फिर लघु चाप क्या हो गया? AB। तो लघु चाप, दीर्घ चाप। क्लियर? अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस चाप का रूल क्या है। वैसे चाप की लंबाई पर एक सूत्र बनता है, 10th क्लास वाले हमेशा बनाते रहते हैं। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो कैसे बनाते हैं? ठीक है। तो उसको देखो कैसे बनाते से। चाप की लंबाई, अभी जस्ट मान लो कि इस चाप लंबाई निकालना है। ठीक है। और कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे थीटा वगैरह दिया हुआ रहेगा, यहां से ऐसे ऐसे, तो यहां पर मान लो कि 60 डिग्री का कोण भी दिया हुआ, तो एक प्रकार का थीटा एंगल भी दिया हुआ है, और ये चाप की लेंथ आपको निकालने के लिए दिया जा रहा है, कोई त्रिज्या भी मान लो कि दिया हुआ है।
तो चाप की लंबाई निकालना है। तो इसका सूत्र आप कैसे रखोगे माइंड में, उसको दिखाता हूं। देखो भाई, आप चाप जो है वो किसका खंड है, परिधि का खंड है, तो चलो परिधि का खंड है। अब कौन सा खंड है, कौन सा खंड है, तो देखो इस चाप के द्वारा इस सेंटर पॉइंट पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 का। अच्छा ओके, और पूरा कितना डिग्री कोण होता है, 360 का। तो 60/360 एक रेशियो बना लो कि जो चाप ने, इस चाप ने जिसका लंबाई हमको निकालना है, इस चाप ने केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाया, 60 का बनाया है। तो 60 डिग्री का अगर कोण बनाया है, ओके, तो 60 डिग्री का कोण बनाया है जो कि पूरा कितना होता है, 360, यानी 60 डिग्री का जो है कैप्चर कर रहा है, और शेष जो और भाग है 300 डिग्री वो छोड़ रहा है। मतलब पूरे भाग में से 60 भाग, 360 भाग में से 60 भाग। तो यही एक रेशियो निकाल लेते हैं कि चाप का जो खंड है वो किस रेशियो में बट रहा है, तो 60/360 में। वही 60/360 गुने 2πr, यही तो इसी को सूत्र में बोलते हैं कि θ/360 गुने 2πr। तो ये आप फॉर्मूले को फॉर्मुलेट ऐसे कर सकते हो और आपके पास लाइफ टाइम रहेगा ये चाप की लंबाई। ठीक है, जिस चाप का भी लंबाई निकालना हो, अगर इस चाप का लंबाई निकालना है तो 60 है, अगर इधर से दीर्घ चाप की लंबाई निकालना है तो इधर से कितना हो गया भाई, 300 डिग्री हो गया। इतना खाली, केवल इतना 300 डिग्री, तो 300/360 गुने 2πr। आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं है? अगर है कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट इज द कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस। अब आते हैं चाप कैसे केंद्र पर कोण बनाता है और उसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये भी एक कंसेप्ट है, समझिए ध्यान से। हम लोग जो चाप बनाते हैं, मान लीजिए कि एक चाप है AB, तो ये जो चाप है वो केंद्र पर कोई भी डिग्री का ऐसे कोण बनाती है। होता क्या है कि जो चाप का पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, जैसे इस चाप का AB का एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसको हम केंद्र से मिला देते हैं और इसको भी केंद्र से मिला देते हैं। तो जो इसके बीच में एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। सपोज दैट थीटा मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, जो भी है। तो ये चाप ने क्या किया, इस केंद्र पर कोण बना दिया, और इसी को बोलते हैं कि इस चाप द्वारा बना हुआ कोण, केंद्र पर बना कोण। लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ चाप AB, मेजरमेंट ऑफ, इसको पढ़ना मेजरमेंट ऑफ, M फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट माने माप। चाप AB के द्वारा केंद्र पर माप कितना है भाई, तो 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, जो भी बनता है, एटलीस्ट मान लो कि यह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट ऑफ चाप, मेजरमेंट ऑफ चाप AB के द्वारा कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हाँ कोई बोलेगा कि इसके द्वारा क्या बन रहा है, तो ये बड़ा दीर्घ चाप है तो इसलिए इसके द्वारा हमको लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पर बल्कि लघु घुसा दो, लघु चाप, यहाँ जब लघु दीर्घ की बात आने लगेगा तो लघु दीर्घ लिखना पड़ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ दीर्घ चाप, ठीक है, दीर्घ चाप AB बराबर क्या लिखोगे, 300 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये तो 60 हो ही गया, शेष बचा 300, 300 + 60 360, तो पूरा का पूरा बन गया। तो अब भरसक आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, आपका प्रारंभिक और फंडामेंटल जो नॉलेज चाप से रिलेटेड था वो हो गई। चाप हो गया आपका, जीवा हो गया आपका, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, परिधि हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बताने वाले हैं आपको स्पर्श रेखा से संबंधित बातें, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और समझने के लिए। वैसे तो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, थ्योरम टाइप का अगर पढ़ने लगेंगे तो और भी चीजें कॉन्सेप्ट में आएगी, लेकिन चलो अब हम स्पर्श रेखा बता करके और फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा पर टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। देखो भाई, इंग्लिश में नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत काम आएगा, एक दिन हम बताएंगे कि कितना इस उपयोगी है। ठीक है, चलो, तो ये वृत्त हुआ, और वृत्त के बाउंड्री पर यानी परिधि पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, एक बिंदु नहीं अनंत बिंदु हैं। तो हम कुछ बिंदुओं को कंसाइडर कर लिया। सपोज यहां से लिखे P, Q, R, S, T, U, V, W, X, इतने सारे बिंदु हैं। तो जब हम एक टेंजेंट खींचेंगे ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज है जो इसको छू करके ऐसे निकल रहा, ऐसे ऐसे, समझ गए, छू करके ऐसे निकल रहा, एक ऐसा सीधी रेखा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करता हुआ ऐसे बाहर निकल रहा, दैट इज स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो देखो ऐसे करके अगर खींचे तो ये स्पर्श रेखा हुआ। तो ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, वह वृत्त के केवल एक बिंदु पर, क्या, वृत्त के केवल एक बिंदु पर,
एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। कोई भी स्पर्श रेखा खींचे, सपोज दैट एक ऐसे हमने स्पर्श रेखा खींचा, तो ये भी जो है बिंदु R पर टच करेगा, फिर ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, बहुत सारे खींच सकते हैं। अनंत चूंकि बिंदु है इसलिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर क्वेश्चन आता है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर कितने, वृत्त पर का मतलब कि उसके परिधि के हर एक बिंदु पर, तो हर एक बिंदु, तो बिंदु का कोई लिमिट नहीं है, अनंत बिंदु है, अतः अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कैसा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, अनंत स्पर्श रेखा खींची जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को इस रियल कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट को दीजिए ताकि उनका फंडामेंटल मजबूत हो सके और वे अपने मैथ में बाउंस बैक कर सके। बहुत सारे लोगों को मैथ से डर किस लिए लगता है, क्योंकि उन्हें ये सारी बातें पता रहती नहीं है, चैप्टर इतना डीप में जाकर के कोई बताना नहीं चाहता, और ऐसे में क्या होता है कि उन्हें परेशानी होती है समझने में। ये सारी चीजें आपको जड़ से, अगर रूट एकदम ठीक है तो फ्रूट तो सही हो ही जाएगा ना। चलो, तो स्पर्श रेखा, तो ये बात समझ में आ गया हो कि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को टच करता हुआ गुजरता। तो अब इस स्पर्श रेखा से संबंधित और भी क्या कंसेप्ट है, तो चलो स्पर्श रेखा से संबंधित और भी बात है। दो वृत्त है, सपोज दैट ये दो वृत्त हैं और दो वृत्तों पर हमको कॉमन स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों से होकर के जाए ना, एक ऐसा गोली मारना है जो दो लोगों को होते हुए सीधे चला जाए, ऐसा करके तीर ऐसा चलाना है जिससे दो चीजों को लगे। जैसे राम जी ने क्या किया था, एक ही तीर जलाया था और बहुत सारे ताड़ के पेड़ को एक ही बार में गिराया था। सेम एज ये ऐसा स्पर्श रेखा खींचेंगे जो इन दोनों को पार करेगा। एक ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है जो इन दोनों को पार करेगा। एक ऐसा स्पर्श रेखा दोनों को टच करता हुआ जाना चाहिए। देखिए स्केल से आप बढ़िया से खींच सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है फ्लैक्स हो जाता है इधर उधर। चलो ऐसे करके देखें तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची गई, 4। कितने स्पर्श रेखाएं खींची गई, 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। सही है, 4 कॉमन स्पर्श रेखा, इसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। लेकिन कब यह तब खींचा जाएगा जब दो वृत्त अलग अलग हो, एक दूसरे को टच न कर रहे हो बल्कि अलग अलग हो। तो उस केस में 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, देखो ये ऐसे खींच दिए, फिर डाउन साइड से खींच दिए, फिर ऐसे क्रॉस खींचे, फिर ऐसे क्रॉस खींचे, तो 4 स्पर्श रेखाएं। अब देखो अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे से सटे हुए होंगे, है ना, टच करता हुआ होगा, तो ऐसे में कितने स्पर्श रेखाएं जो उभयनिष्ठ खींची जाएगी, तो पहला तो एक हुआ ऐसे, दूसरा हुआ ऐसे और तीसरा जो होगा ना ऐसे होगा। तो यानी 3 स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कब, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ रहेगा। ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो वैसे में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वह होगा 3। अब चलिए, अब एक और कंसेप्ट होता है कि एक वृत्त है और उसके इनसाइड से टच करता हुआ एक और वृत्त है अंदर से। ठीक है, सकेंद्रीय नहीं है। सकेंद्रीय वृत्त में तो आप कॉमन स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। मान लीजिए कि O केंद्र है और इसी O केंद्र से हमने एक और वृत्त खींच दिया, तो इससे कॉमन स्पर्श रेखाएं कभी नहीं खींचाएगा, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और दोनों ही हो सकता है मे भी समांतर भी हो जाए अगर सही पॉइंट पर खींच रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा करके यहां पर अगर इस तरह से सटा हुआ हो, इसमें और इसमें भेद है बहुत, तो एक ही केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दोनों वृत्त के लिए उभयनिष्ठ होगा। तो ये हुआ आपको स्पर्श रेखा से संबंधित बातें। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लास 10th के बुक में जो आपको दिया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए हैं, उसको हम कवर करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे कंटेंट्स को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में बने रहने की कोशिश करें।